हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम योगन ओनियल के एक मशहूर नावल लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस नावल को 1956 में पब्लिश किया गया और इसी नावल की वजह से योगन ओनियल को प्रिट्जर अवार्ड से भी नवाजा गया। ये प्ले उसकी खुद योगन ओनियल की ऑटोबायोग्राफी है। तो इस नावल ने बहुत ज़्यादा शोहरत कमाई। तो अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा योगन ओनियल की लाइफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो योगन ओनियल अक्टूबर 16 1888 को न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट में पैदा हुए और इनकी डेथ नवंबर 27 1953 को बॉस्टन मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट में हुई थी। तो इन्होंने 65 ईयर की ज़िंदगी गुजारी। तो अब हम बात करते हैं उसके नोटेबल वर्क की। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे और मशहूर वर्क लिखे। तो इनमें पहले नंबर पे आता है ऑल माय सन्स। इसको उन्होंने 1947 में लिखा। उसके बाद डेथ ऑफ ए सेल्समैन, इसको उन्होंने 1949 में लिखा। द क्रूसिबल, इसको इन्होंने 1953 में लिखा। तो इसी तरह इसके कुछ और वर्क भी हम इसको हम देख लेते हैं। डिज़ायर अंडर द एल्म्स, द ग्रेट गॉड ब्राउन, द आइसमैन कोमिथ, आ वाइल्डरनेस, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, ए मून फॉर द मिस बिगोटन, द हेरी एपी, एना क्रिस्टी, स्ट्रेंज इंटरल्यूड। ये तो उसके कुछ नोटेबल वर्क हैं। अब हम बात कर लेते हैं उनके अवार्ड्स की। तो योगन ओनियल को लाइफ में 2 प्राइज़ मिले। एक प्राइज़ उनको मिला नोबेल प्राइज़, जो उनको 1936 में मिला। सेकंड प्राइज़ जो उनको लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट लिखने पे मिला, वो था प्रिट्जर प्राइज़। ये थी थोड़ी सी उसकी लाइफ के बारे में। अब हम आते हैं उसकी समरी की तरफ। तो समरी पे आने से पहले हम इसकी कुछ कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें 5 कैरेक्टर हैं। तो जेम्स टायरॉन, वो इस घर का सरबराह है। दूसरे नंबर पे है मैरी टायरॉन, जो इस जेम्स की बीवी है। उसके बाद आ जाता है जेमी। जेमी उसका बड़ा बेटा है। एडमंड, जो उसका छोटा बेटा है। उसके बाद है कैथलीन, जो उनकी मेड है। तो दोस्तों ये प्ले योगन ओनियल की एक ऑटोबायोग्राफी है। इसमें जेम्स टायरॉन ये योगन ओनियल के बाप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिस तरह से जेम्स टायरॉन अल्कोहलिक होता है, इसी तरह योगन ओनियल का बाप वो भी अल्कोहलिक होता है। जिस तरह से मैरी टायरॉन ये मॉर्फिन एडिक्ट होती है, इसी तरह योगन ओनियल की जो माँ थी वो भी मॉर्फिन एडिक्ट थी। इसके बाद जेमी टायरॉन ये भी अपने बाप की तरह अल्कोहलिक होता है और वुमनाइज़र होता है। इसी तरह योगन ओनियल का जो बड़ा भाई था वो भी वुमनाइज़र था और अल्कोहलिक था। इसके बाद आ जाता है एडमंड टायरॉन। एडमंड टायरॉन ये रिप्रेजेंट कर रहा है योगन ओनियल को, खुद योगन ओनियल को। जिस तरह से एडमंड टायरॉन एक राइटर बनना चाहता था, इसी तरह योगन ओनियल भी एक राइटर बनने की ख्वाहिश रखता था। जेम्स टायरॉन की एज 65 ईयर्स होती है। उसके बाद मैरी की एज 54 होती है। जेमी की एज 33 और एडमंड की एज 23 होती है। जिस तरह एडमंड को समंदर में जाने का बहुत शौक़ होता है, तो वो हर वक्त वो समंदर के पास ही रहता है, वहाँ काम करता रहता है। इसी तरह योगन ओनियल को भी समंदर में जाने का बहुत शौक़ था। इडिपस रेक्स की तरह ये ड्रामा भी
ये प्ले 24 आवर्स के अंदर ही कंप्लीट होता है। जिस तरह से इडिपस रेक्स 24 आवर्स के अंदर वो पूरा ड्रामा परफॉर्म हो जाता है, इसी तरह ये ड्रामा भी सुबह से शुरू होता है 7-8 बजे के करीब, तो रात 12-1 बजे तक ये कंप्लीट हो जाता है। इस प्ले को 1912 में लिखा गया और ये सारा ड्रामा, ये सारा प्ले जिसको हम कहते हैं मॉन्टी क्रिस्टो कॉटेज, जहाँ ये परफॉर्म होता है, जो समंदर के बीच एक कॉटेज होती है, ये सारा ड्रामा वहीं पे ये कंप्लीट होता है। तो होता है इस तरह क्या है कि योगर ऑनिल की फैमिली गर्मी की छुट्टियां गुजारने के लिए समंदर के किनारे आ जाती है, वहाँ मॉन्टी क्रिस्टो कॉटेज में रहती है। तो ये सुबह का वक्त होता है, तो मैरी और जेम्स सुबह का नाश्ता करके कमरे में आते हैं। तो क्योंकि मैरी का इलाज चल रहा होता है, तो उसको उसी सुबह ही उसको छुट्टी मिलती है, तो वहीं वो चले जाते हैं मॉन्टी क्रिस्टो कॉटेज में। तो उधर से उसकी माँ होती है, वो बीमार होती है, उसका इलाज चल रहा होता है क्योंकि वो मार्फिन एडिक्ट होती है। तो इसके साथ साथ जो एडमिट होता है वो भी हर वक्त खांसता रहता है, तो जिसकी वजह से उसको टीबी हो जाती है। उसके बाद बाप बेटा जेम्स टायरॉन और जेमी टायरॉन, इनकी आपस में नहीं बनती, ये हर वक्त आपस में झगड़ते रहते हैं, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे। हर वक्त जब भी वो एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो जेम्स और जेमी ये दोनों लड़ रहे होते हैं, तो मैरी और एडमिंड ऊपर से आ जाते हैं, वो उनको चुप करवा देते हैं। तो इसी तरह जो एडमिंड होता है उसको खांसी होने लग जाती है, तो वो ऊपर चला जाता है, और मैरी जो होती है वो भी चुप करवाने के बाद वो किचन में चली जाती है। तो इसी दौरान में जेम्स और जेमी वो दोनों रह जाते हैं। तो वो बातें कर रहे होते हैं कि जो एडमिंड है उसको टीबी हो गई है। तो ऐसे फिर बातें होते 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 वो फिर आपस में झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिमी क्योंकि एक वुमेनाइज़र होता है, तो वो औरतों पे बहुत पैसे खर्च करता है, और वो हर वक्त जो होता है वो अल्कोहल पीता रहता है और पैसे अपने खर्च करता रहता है। तो वो अपने बाप के साथ एक एक्टिंग का काम भी करता होता है, अपने बाप की हेल्प करता था एक्टिंग के दौरान। तो उसका बाप कहता है कि जेमी को कि तुम अपने पैसे ऐसे फजूल खर्च कर रहे हो, को तुम्हारा कोई गोल नहीं है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम ऐसे पैसे खर्च ना करो ऐसे, क्योंकि वो नमूद और नुमाइश पे पैसे बहुत खर्च करता है और बहुत अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीता होता है, तो हर वक्त वो पैसे उस पर खर्च करता रहता है। तो जेमी होता है वो भी अपने बाप पे इल्ज़ाम लगाता है कि तुम भी तो कंजूस हो, अगर तुम कंजूस ना होते तो आज मेरी माँ की ये हालत ना होती। क्योंकि मैरी टायरॉन वो अब मार्फिन एडिक्ट है, तो वो कहता है कि अगर तुमने मेरी माँ का इलाज सही तरह से करवाया होता तो आज मेरी माँ की ये हालत ना होती। तो मैरी टायरॉन को मॉर्फिन की आदत तब लगती है, एडमिट पैदा होने वाला था, तो मैरी को बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, तो वो किसी एक नीम हकीम के पास गए। तो नीम हकीम जो था उसने उसको मार्फिन का बता दिया कि आप मार्फिन लो तो आप ठीक हो जाओगे। तो उसकी माँ ने मार्फिन ले ली, तो जिसकी वजह से वो 20 साल से वो इसकी ये आदत नहीं छूट रही। ऐसे फिर झगड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ऊपर से मैरी आ जाती है, तो वो इन दोनों को चुप करवा देती है। तो फिर वो काम के लिए चले जाते हैं। एडमिंड अपनी माँ से बात कर रहा होता है, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच रहता है, वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हर वक्त वो अपनी माँ के बारे में सोचता रहता है। तो वो परेशान रहता है कि पता नहीं उसकी माँ की ये मॉर्फिन की आदत छूटेगी भी सही या नहीं छूटेगी। वो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, हर वक्त अपनी माँ के साथ जुड़ा रहता है। तो वो अपनी अम्मी से सेहत का हाल पूछता है कि आप कैसी है तबीयत आपकी, मगर वो जो होती है क्योंकि वो मार्फी में होती है, तो वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है। तो वो उसकी बात को एक कान से सुनती है तो दूसरे कान से निकाल देती है। एडमंड को ऐसे लगता है कि उसकी माँ उससे बात नहीं करना चाहती,
तो वो चुपचाप बाहर चला जाता है। अब घर में मैरी सिर्फ अकेली रह जाती है। दोपहर का वक्त होता है। एडमिन जो होता है वो अपनी मेड कैथलीन से बातें कर रहा होता है, तो ऊपर से वो जिमी आ जाता है। तो वो आते ही उसके बाप की अल्कोहल पड़ी होती है अलमारी में, तो वो उसको पीने लग जाता है। उससे कुछ निकाल के पी लेता है और उसकी जगह पे उसमें पानी मिला देता है ताकि उसके बाप को पता ना चल सके और मिकदार भी पूरी हो जाए। तो वो फिर ख़ुद भी पीता है और एडमिन को कहता है कि आप भी थोड़ी सी पी लो। एडमिन भी पी लेता है। जिम्मी अपनी माँ के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो सुबह से ही ऊपर वाले कमरे में है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि अम्मी फिर से ड्रग लेने लग गई हैं। एडमिन कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आप अम्मी पे ऐसे शक कर रहे हो। तो अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं तो उनकी अम्मी मैरी टायरॉन ऊपर से वो नीचे आती है। तो उसकी हरकत से ऐसे लग रहा होता है जिस तरह से वो ड्रग में फुल हो। अब उनको यकीन हो जाता है कि मैरी ने ड्रग ली हुई है। मैरी अपने खावंद को डांट रही होती है कि इतने साल हो गए हैं मैं आपके साथ रह रही हूँ, लेकिन आपने मुझे अभी तक कोई घर लेके नहीं दिया, तो मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि कोई मेरा घर भी होगा कि नहीं होगा। तो जिमी क्योंकि एक एक्टर होता है, उसका कोई घर नहीं होता, उसका कोई घर नहीं होता। वो एक छोटे से घर में रहते हैं, सेकंड क्लास रूम में। तो अब ऐसे गुस्सा कर रहे होते हैं तो मैरी गुस्से में आके वापस कमरे में चली जाती है। एडमिन अपनी माँ को मनाने के लिए जाता है कि तुम ऐसा ना करो, जो तुम इतनी मार्फीम लेती हो तो मना लिया करो। तो इसके बाद दोनों बाप बेटा बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो इधर से जेम्स टायरॉन और जिमी टायरॉन वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो जेमी अपने बाप को कहता है कि तुम बहुत ही कंजूस हो। उसका भाई जो हर वक्त खांसता रहता है, उसको टीबी है, तो उसको अस्पताल में भेजना पड़ेगा, तो उसका इलाज करवाना पड़ेगा। आप उसे सस्ते से हॉस्पिटल में ले जाओगे और वो ठीक नहीं हो पाएगा। ऐसे झगड़ा होने लग जाता है और वो झगड़ा करते हुए वो गुस्से में आके वो बाहर चला जाता है और जो अपने भाई का इंतज़ार करना शुरू कर देता है, जो उसका भाई ऊपर अपनी माँ के पास गया होता है। फिर उसके बाद दोनों भाई बाहर चले जाते हैं और कमरे में जेम्स आ जाता है वो, और ऊपर से मैरी नीचे आ जाती है। अब दोनों बेटे और बाप किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं ताकि किसी डॉक्टर को ढूंढें और एडमिट का इलाज करवाएं। तो अब घर में सिर्फ मैरी अकेली बच जाती है। शाम हो जाती है तो वो ऐसे बैठी होती है, तो क्योंकि वो तीनों बाहर गए होते हैं और अभी तक वापस नहीं आए होते, मैरी इंतज़ार कर रही होती है और परेशान होती है कि अभी तक क्यों नहीं आए। कमरे में कैथलीन आती है तो वो कहती है कि क्या मैं खाना बना दूं। तो उसको मैरी कहती है कि नहीं, आप खाना ना बनाओ, आप मेरे पास आके बैठ जाओ, मुझे अकेले ना छोड़ो। तो वो उसको अपने पास बिठा लेती है। अब दोनों बातें करने लग जाती हैं। तो मैरी ने मॉर्फिन ली होती है और वो कैथलीन को कहती है कि आप भी थोड़ी सी अल्कोहल पी लो, तो वो भी थोड़ी सी पी लेती है। फिर ऐसे बातें होने लग जाती दोनों के दरमियान में। तो कैथलीन उससे उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछना शुरू कर देती है कि मुझे आप अपने पास्ट के बारे में बताओ। तो मैरी कहती है कि उसका जो बाप था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत बेहतरीन उसका बाप था। वो उसको रोज़ाना ले जाता था। उसका बाप उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। तो वो कहती है कि मैं स्कूल में जाती थी और पियानो बजाती थी, क्योंकि मुझे पियानो बजाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो इसी वजह से मेरे बाप ने मेरे लिए एक उस्तानी भी रखी हुई थी। तो और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक नन बनूं, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था कि मेरी शादी जेम्स से हो गई। फिर उसके बाद कैथलीन फिर मज़ीद पूछती है उससे कि आपने उससे शादी क्यों की। तो वो कहती है कि इसकी वजह ये है
कि एक दफ़ा वो जेम्स के शो में गई, वो ड्रामा परफॉर्म कर रहा था, तो वो अपने बाप के साथ उसके शो में गई। तो उसको जेम्स बहुत अच्छा लगा, तो उसने ये फ़ैसला किया कि जैसे ही ये प्ले ख़त्म होगा, ये प्रोग्राम ख़त्म होगा, तो मैं जाके उससे बात करूँगी। तो अपने फ़ैसले की को देखते हुए जब वो प्ले ख़त्म होता है, वो चले जाते हैं उसके पास जेम्स से मिलने के लिए। जब वो जेम्स के पास जाती है, तो उसको देखते ही चंद ही मिनटों के अंदर वो एक दूसरे से प्यार करने लग गए और वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए। ऐसे बातें कर रही होती हैं कि सारे आ जाते हैं, जेम्स, जेमी और एडमंड, वो तीनों आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि मैरी नशे में होती है और मैरी एडमंड को कहती है कि तुम्हारा जो भाई है ना, ये अच्छा नहीं है, जिस तरह से वो खुद ख़राब है वो तुम्हें भी ख़राब कर देगा। मैं नहीं चाहती कि जेम्स की वजह से तुम ख़राब हो, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे दूर रहो। तो वो सारा ये इल्ज़ाम जो होता है वो जेम्स को दे देती है कि ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जिस तरह से बाप अल्कोहलिक है, उसी तरह उसका बेटा भी अल्कोहलिक है। अगर उसका बाप ठीक होता तो उसका वो बेटा भी ठीक होता। एडमंड अपनी माँ को कहता है कि आप ना मॉर्फिन लेना छोड़ दो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और उसको इग्नोर कर देती है। जेम्स को भूख लगती है तो वो खाने को कहता है कि खाना खाने चले। तो मैरी कहती है कि नहीं, उसका दिल नहीं कर रहा, वो खाना नहीं खाएगी। फिर वो ऊपर चली जाती है। तो ऐसे बातें होते होते आधी रात का टाइम हो जाता है। एडमंड जो बाहर गया होता है, क्योंकि उसकी माँ ने तो उसकी बात सुनी नहीं थी, तो वो गुस्से में आके वो बाहर चला गया। वो वापस आता है, जेम्स और एडमंड कार्ड्स खेल रहे होते हैं। तो वो अपने बेटे को कहता है कि मैंने अपना कैरियर बहुत ख़राब कर लिया है, मैंने अपना टाइम बहुत ज़ाया किया है। जिस तरह से जो काम मुझे करना चाहिए था मैंने वो काम नहीं किया, मैंने ऐसे फ़जूल कामों में अपना टाइम ज़ाया किया है। एडमंड कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मैं एक राइटर बनूंगा, क्योंकि उसकी ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छा राइटर बने। वो यही कहता है कि आने वाले वक्त में वो एक अच्छा राइटर बन जाएगा। जेमी जो बाहर लान में बैठा होता है, वो वहाँ पे वो अल्कोहल पी रहा होता है। वो अल्कोहल पीने के बाद वो कमरे जब आता है तो ऐसे ऊट पटांग हरकतें करना शुरू कर देता है। तो बाप को बेटे पे बहुत गुस्सा आता है। तो क्योंकि उसका जो बेटा हर वक्त अपने बाप से लड़ता रहता है, तो वो उससे बचने के लिए वो चला जाता है बाहर, कि अगर वो उसके पास बैठा रहेगा तो उसका बेटा उसको ऐसे फिर बातें उसकी शुरू हो जाएंगी, वो फिर गुस्सा करने करने लग जाएगा। तो वो चला जाता है बाहर। तो जिमी आता है और आते ही थोड़ी देर बैठता है, बैठने के बाद फिर वो सो जाता है। तो काफ़ी देर वो सोए रहता है। जब वो जागता है तो फिर से वो लड़ना शुरू कर देता है। तो अब जो मैरी है, उसने अपना जो वेडिंग ड्रेस लिया होता है वो उसने बहुत संभाल के रखा होता है। तो उसकी वो यही अपने दिल में सोचती रहती है कि उसकी बेटी होगी तो वो उसको पहनाएगी, क्योंकि अब उसकी बेटी तो है नहीं। तो वो इसकी ये ऐसे संभाल के रखना, ये उसके लिए एक फजूल काम है जो संभाल के रखा हुआ है उसने। और उसके बाद फिर मैरी कहती है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत फ़ैसला लिया है, जो उसने जैम से शादी की है। तो ये उसका बहुत गलत फ़ैसला है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो इसके साथ ही ये हमारा जो प्ले है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है।